राधे राधे सभी को प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हम इस क्लास में यूजीसी नेट, एमपी सेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी परीक्षाओं को टारगेट लेकर मैं आपको पीवाईक्यू प्रश्न करवा रही हूँ। पुरानी प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। तो हमारी यूनिट 2 की आज ही चौथी क्लास है। 3 क्लासों में मैंने आपको पीवाईक्यू प्रश्न करवाए थे और ये प्रश्न हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी तैयारी अच्छी हो जाए, क्योंकि पुराने प्रश्न पत्र हम जितने लगाएंगे उतनी ज्यादा हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हुबहू प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, बस प्रश्नों की लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है और सिलेबस सभी परीक्षाओं का सेम है। इसीलिए मैं इन सभी एग्जामों को टारगेट लेकर आपको पढ़ा रही हूँ। तो जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य के हैं, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं या सेट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए परीक्षा बहुत हेल्पफुल होगी। आप डेली क्लासें ले, आप क्लास को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम इस क्लास में जो प्रश्न कर रहे हैं उन प्रश्नों में जो 4 विकल्प होते हैं उन चारों विकल्पों को भी मैं आपको डिटेल से पढ़ा रही हूँ, ताकि अगर हम क्लास में 10 प्रश्न, यानी कि अगर हम एक प्रश्न करते हैं और एक प्रश्न के साथ 4 विकल्प होते हैं, यानी कि उन 4 विकल्पों से लगभग हमारे 4 प्रश्न तो ये बन जाएंगे और जो डिटेल में उस प्रश्न की थ्योरी रहेगी उनसे मान लीजिए आप हम एक प्रश्न से कम 5 से 6 प्रश्न करेंगे। और यदि हम एक दिन में 10 प्रश्न भी करते हैं एक क्लास में डिटेल से, तो 10 प्रश्न में अगर हमारे 5 प्रश्न ही हम लेकर चलते हैं तो 50 प्रश्न हम डेली के तैयार कर लेंगे। और प्रश्न ऐसे होंगे जो आपकी किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। मैं जो प्रश्न आपको करवा रही हूँ वह राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हुई होगी। नेट की एग्जाम हर 6 महीने में होती है। टीजीटी, पीजीटी, केवीएस और ये सेट की एग्जाम, इन सभी परीक्षाओं के प्रश्नों को हम इन क्लासों में हल कर रहे हैं, ताकि प्रश्न हमारे हुबहू आपने देखा होगा कि रिपीट होते हैं। तो जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य के हैं उनको क्लासें लेना जरूरी, अगर आप चाहते हो मेरी तरह यूजीसी नेट और सेट प्रथम प्रयास में क्वालिफाई करना, क्योंकि मैंने यही पुराने प्रश्न पत्र लगाए थे और हुबहू मेरे प्रश्न एग्जाम में रिपीट हुई थी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपको पुराने प्रश्न पत्र ज्यादा से ज्यादा करवाऊं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं उन्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिर आपको प्लेलिस्ट में जाओगे आप तो मैं आपको पेपर 1 की तैयारी भी अपने चैनल पर करवा रही हूँ। पेपर 1 की हमारी 25 क्लासें हो गई है। मैं बहुत बेसिक से ट्रिक से आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ और वही कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ जहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट है कि पेपर 1 में मैं विद्यार्थियों को 35 से 40 प्रश्न हल करवा के अच्छे नंबर में पेपर 1 में दिलवाऊं, ताकि आप नेट सेट एग्जाम क्वालिफाई करो। और हिंदी साहित्य की मैं थ्योरी पढ़ा रही थी आपको, तो आप जाए थ्योरी पे पढ़े, पर थ्योरी पढ़ाना संभव नहीं है यूट्यूब पे, इसलिए मैंने हिंदी साहित्य पीवाईक्यू सीरीज शुरू करी है। तो हमारी 3 क्लासें हो गई। जिन विद्यार्थियों ने पुरानी क्लासें नहीं देखी वो जाकर देखे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके पेपर 1 मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में अपने चैनल पर पढ़ा रही हूँ, तो वहां जाकर पेपर 1 भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप यूजीसी नेट सेट क्वालिफाई करो, फिर हम मिलकर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे। मैं वहां आपको पेपर 1 और हिंदी साहित्य खुद पढ़ाऊंगी। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। हमने पुरानी क्लासों में कितने 56 प्रश्न हमने कर लिए थे। ये भले 56 प्रश्न, इनके साथ हम 10 प्रश्न लगभग मान के चले तो हमने 560 प्रश्न इन 3 क्लासों में कर लिए हैं। तो आप देखिए हमारी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। अब जो ये प्रश्न है मैं आपको प्रश्न भी करवाऊंगी, फिर प्रश्न की जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो इन्हीं थ्योरी से कितने ही सारे प्रश्न हमारे बनेंगे। और आप खुद देख लीजिए जो मैं प्रश्न करवा रही हूँ, ये देखिए हिमाचल प्रदेश टीजीटी में पूछा गया है, जीआईसी में पूछा गया है, यानी और डीएसएस भी पीजीटी में पूछा गया है। तो जो प्रश्न मैं आपको करा रही हूँ ये किसी ना किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हुबहू यही प्रश्न हमारी परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं।
ठीक है। अब हमारा पहला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? तो जो ज्ञान राशियों के संचित, पहले तो आपको क्लास को ध्यान से देखना है ना, आपको नोट्स बनाने हैं ताकि आप जो रिवीजन करो और जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये आपके लिए परीक्षा में आप सोच लीजिए ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होगा। तो आप क्लासों को हल्के में ना ले, ये पीवाईक्यू प्रश्न आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा जितना डिटेल से मैं अच्छे से आपको पढ़ा रही हूँ। तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का, पंडित रामचंद्र शुक्ल का या डॉक्टर नगेंद्र का? यह प्रश्न DSSB TGT 24/7/2018 9 से 12 बजे की शिफ्ट में पूछा गया था। तो किसका कथन है? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अब हम थ्योरी पढ़ते हैं इसकी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन सरस्वती पत्रिका के ख्यातिलब्ध मूर्धन्य महर्षि मनीषी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ध्यातव्य हो कि इन्हीं के नाम पर हिंदी साहित्य के काल विशेष का नाम द्विवेदी युग रखा गया था। अब देखिए प्रश्न एक पढ़ा और प्रश्न एक से हम कितने ही सारे प्रश्न, यानी सोच लीजिए उत्तर है, प्रश्न अनेक तैयार हम कर रहे हैं। कैसे? देखो हमें एक तो ये प्रश्न मिला कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब इन्होंने किस पत्रिका में कहा था यह कथन? तो सरस्वती पत्रिका में कहा था। प्रश्न कैसे बनेगा? यह कथन दे दिया जाएगा कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका में कहा था? तो सरस्वती पत्रिका में कहा था। हमारे दो प्रश्न हो गए। फिर मूर्धन्य मनीषी महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ध्यातव्य कि इन्हीं के नाम पर हिंदी साहित्य का काल विशेष का नाम द्विवेदी युग रखा गया था। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा? ये किस विद्वान के नाम पर रखा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम रखा। तो आप देखिए एक ही प्रश्न से हमने आज 3 प्रश्न यहाँ पर याद कर लिए। तो इस प्रकार से हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप देखना कि हमारी परीक्षा जब होगी तब तक हम कितने सारे प्रश्न हम तैयार कर लेंगे। अब आपको याद होना चाहिए कि जो यूजीसी नेट की एग्जाम में आपकी 31 जनवरी 31 दिसंबर 2025 से शुरू हो रही है और 7 जनवरी 2026 को खत्म होगी। अब हमें अभी ये नहीं पता है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को कि हमारा पेपर कब होगा। तब तक हमें 31 तारीख को टारगेट लेकर चलना है कि हमारा पेपर 31 तारीख को ही आयोजित कर लिया जाएगा। और जो सेट के विद्यार्थी है मध्य प्रदेश के, उनका जो पेपर है वह 11 जनवरी 2026 को होगा। तो हम इन दोनों एग्जामों की डेट को टारगेट लेकर तैयारी करेंगे तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारे पास लगभग अब 45 दिन का समय है। तो हम 45 दिन में हमें ऐसे पीवाईक्यू पढ़ने कि वो प्रश्न हमारी परीक्षा में बैठ जाए। क्यों? पता है कि जो यूनिट 2 है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो एक गहरा समुद्र है। उसमें हम जितने डूबेंगे डूबते ही जाएंगे। तो हमें ज्यादा से ज्यादा उसके पीवाईक्यू लगाएंगे तो हमारे प्रश्न परीक्षा में बैठेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने का प्रथम इतिहासकार कौन है? तो जो हमने जो 56 प्रश्न करे हैं वहां की थ्योरी जो हमने पढ़ी थी, थ्योरी से हमारा ये प्रश्न बना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने का प्रथम प्रयास किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। अब थ्योरी पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकारक जॉर्ज ग्रियर्सन थे। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। यह काल विभाजन इस प्रकार है: चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का श्रृंगार संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिकाव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। यानी कि जो गियर्सन ने काल विभाजन किया था वह 11 भागों में किया था, है ना। 11 भागों में उन्होंने काल विभाजन किया था ग्रियर्सन ने। तो हमें याद होना चाहिए कि जो काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसने किया था? जो फ्रेंच ये जॉर्ज
जॉर्ज ग्रियर्सन ने करा था, है ना। अब जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में काल विभाजन को कितने कालों में विभाजित किया? 11 कालों में विभाजित किया है। तो हमारे यहाँ से 2 प्रश्न और हमने एक्स्ट्रा तैयार कर लिए। अब अगला है, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा था? यानी रामचंद्र शुक्ल की जो वीरगाथा काल, शुक्ल ने वीरगाथा काल का नाम रखा था, इसे आदिकाल किसने कहा? माया प्रसाद द्विवेदी ने, शांति प्रिया द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या गणपति चंद्र गुप्त ने? तो किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब आप देखिए ये प्रश्न कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। DSSB TGT 2018 में पूछा गया था। हुबहू प्रश्न मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में पूछ लिया गया और छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम 2009 में पूछा गया। तो ये क्या करते हैं एग्जामिनर कि जैसे छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न पूछा गया था तो वहीं से प्रश्न इन्होंने MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 की एग्जाम में उठा लिया गया और वही प्रश्न TGT की एग्जाम में उठा लिया गया। तो आप देखिए कि वही प्रश्न घुमा फिरा के हमारी एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए अगर हम ज्यादा से ज्यादा PYQ लगाएंगे तो हमारे हुबहू प्रश्न एग्जाम में बैठेंगे। तो किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को क्या कहा था? आदिकाल का नाम दिया था। तो रामचंद्र शुक्ल की वीरगाथा काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण निम्न प्रकार से किया गया है। तो अब देखिए आदिकाल को अन्य विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए। जैसे हमारे यहाँ पर अभी आदिकाल पूछ लिया गया, ये पूछ लिया जाएगा कि वीरगाथा काल को चारण काल किसने कहा, प्रारंभिक काल किसने कहा, बीजपन काल किसने कहा, है ना, सिद्ध सामंत काल किसने कहा। आपने खुद ने देखा होगा कि जो हमने 56 प्रश्न लगाएंगे उन प्रश्नों में कहीं ना कहीं इन्हीं प्रश्नों से, इन्हीं कथनों से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देख लीजिए इस एक ही प्रश्न से हमारे अन्य 8 प्रश्न और यहाँ तैयार हो गए हैं। तो अगर वो पूछेगा तो एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न पूछेगा, इसलिए हम प्रश्नों को इतनी डिटेल से पढ़ेंगे कि अगर प्रश्न पूछा भी गया तो वहीं से घुमा फिरा के हमारे प्रश्न बैठे। तो चारण काल किसने कहा? ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। बीजपन काल कहा किसने? माया प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल शुक्ल ने कहा। सिद्ध सामंत का सांकृत्यायन ने कहा। वीर काल कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि या चारण काल कहा रामकुमार वर्मा ने। आधार काल कहा सुमन राज्य ने। अब आपको याद होना चाहिए अगर सिंगल चारण काल पूछा है सिर्फ कि वीरगाथा काल को चारण काल किसने कहा है तो ग्रियर्सन ने, पर अगर पूछा गया संधि काल और चारण काल दोनों साथ में दिए तो रामकुमार वर्मा ने कहा है। तो आपको इन दोनों बिंदुओं में कंफ्यूज नहीं होना है ना। अब हमारा 60वां प्रश्न है कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत में रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उनके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया। सभी कवि राधा कृष्ण और राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते थे और श्रृंगार और प्रेम रस में रीतिकाल का मुख्य विषय था। तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद के मत में रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्या कारण है इसका? तो क्या कारण बताया है इसका कारण बताया गया है कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद के मत में रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उनके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है ना। अगर हम रीतिकाल नाम रखेंगे तो जो काल विभाजन का जो मार्ग है बंद हो जाएगा, इसलिए विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल रखा है ना। अब अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की रचयिता कौन है? तो कौन इसके? नंद दुलारे वाजपेयी। बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं यह कितनी बार यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का जो 20वीं शताब्दी ग्रंथ है नाम किसने दिया था? नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया था, है ना। GIC और हिमाचल प्रदेश TGT में प्रश्न पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता नंद दुलारे वाजपेयी हैं। इनकी अन्य रचनाएं जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य प्रेमचंद्र, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, नई
कवि सुंदर सुमितानंदन पंत, रस सिद्धांत, नया साहित्य के नए प्रश्न, रीति और शैली आदि, निर्मला जैन आदि इनकी रचनाएं। फिर क्या लिखा है, निर्मला जैन हिंदी साहित्य के प्रमुख महिला आलोचक है। ये भी याद होना चाहिए कि जो निर्मला जैन है ये कौन है, महिला आलोचक है ना। चार ऑप्शन को समझाया गया है। तो पहले हमें ये याद होना चाहिए कि नंद दुलारे वाजपेयी की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तब देखिए हमने एक ही प्रश्न से नंद दुलारे वाजपेयी की कितनी सारी रचनाएं याद कर ली। अगर पूछ लिया जाएगा इन्हीं रचनाओं में से कि निम्नलिखित में से कौन सी नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है, कौन सी नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचना नहीं है, तो हम आसानी से प्रश्न कर लेंगे। अब इस ऑप्शन के बारे में क्या कहा है, मैंने कहा था ना कि चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम होगा विकल्पों का। तो इस तरह हम चारों विकल्पों को पढ़ रहे हैं। इसमें भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर सभी विकल्पों के डिटेल से समझाया गया है। तो जो निर्मला जैन है ये कौन है, महिला आलोचक है। इन्हें हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कविता के नई कविता का प्रतिसंगार आदि आलोचनात्मक कृतियां लिखी है। तो जो निर्मला जैन इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, 20वीं सदी, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कविता का प्रतिश्रृंगार आदि इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। फिर नामवर सी की आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी है, तो जो हमारा नामवर सी इनकी कौन कौन सी रचनाएं बताई है, कविता के नई प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, वाद विवाद संवाद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, आलोचना के मुख से है ना, आलोचना के मुख से। तो ये जितनी भी रचनाएं यहाँ पर हमने पढ़ी है अभी, इन सारी रचनाओं से यूजीसी नेट में प्रश्न पूछे गए हैं। क्योंकि जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो हमारे यूनिट 2 है, अधिकतर वहां पर रचनाओं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी किस लेखक की रचना है, कौन सी किस लेखक की रचना नहीं है। कभी जोड़ी पूछ ली जाती, कभी कथन में पूछ ली जाती है ना। तो आप देखिए हमारे एक ही प्रश्न से हमने इन तीनों कवियों की रचनाएं याद कर ली है। अब हमारा अगला प्रश्न है, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है ना। क्या है, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है, तो कौन इनके संग्रहकर्ता, रामनरेश त्रिपाठी। कौन है, रामनरेश त्रिपाठी जी कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता है। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता रामनरेश त्रिपाठी है। कविता कौमुदी 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। इसके काव्य में विविध रूपों सोहर, कजरी, बिरहा, विवाह गीत, विदाई गीत आदि शामिल है। रामनरेश त्रिपाठी स्वच्छंदवादी कवि है। इन्होंने मिलन, पथिक और स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखे हैं। रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत कविताओं का संकलन किया। कितने सारी डिटेल हमने इस प्रश्न से बनी। अगर प्रश्न बना तो आप खुद सोचिए कहां से प्रश्न और एग्जामिनर बाहर से पूछा जाएगा। अब देखिए इसी एक ही से हमारे लगभग 5 से 6 प्रश्न इस थ्योरी से बनते हैं। कौन कौन से देखिए, एक तो कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है, रामनरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी 15,000 से अधिक गीतों का संग्रह है। तो प्रश्न बनेगा कि कविता कौमुदी कितने गीतों का संग्रह है, 15,000 से अधिक गीतों का संग्रह है ना। फिर अगला प्रश्न बनेगा, इनमें काव्य के विविध रूप, तो कविता कौमुदी में कौन कौन से काव्य के विविध रूप शामिल है, सोहर, कजरी, बिरहा, विरह गीत, विदाई गीत आदि शामिल है ना। तो पूछ लिया जाएगा एक देकर कि निम्नलिखित में से कौन से काव्य के विविध रूप कविता कौमुदी में शामिल नहीं है। अगर हमें पता होगा सोहर, कजरी, बिरहा, विवाह गीत, तो हम आसानी से प्रश्न को कर लेंगे। इनमें से कोई अलग नाम दिया गया तुम्हें पता होगा कि यह विरह गीत उसमें शामिल नहीं है। फिर अगला प्रश्न क्या बनेगा, रामनरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावादी कवि थे। तो पूछ लिया जाएगा कि रामनरेश त्रिपाठी किस प्रकार के कवि थे, स्वच्छंदतावादी थे, प्रगतिवादी थे, छायावादी थे या प्रयोगवादी थे। तो यह स्वच्छंदतावादी कवि थे। फिर प्रश्न बनेगा, इन्होंने मिलन, पथिक, स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखे। तो अब क्या पूछा जाएगा कि जो रामनरेश त्रिपाठी के रचनाएं हैं, मिलन, पथिक, स्वप्न, ये किस प्रकार की रचनाएं, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या है, खंड काव्य। फिर प्रश्न बनेगा कि रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी शीर्षक से कितने भागों में लिखी गई है, 8 भागों में लिखी गई है। ये क्या है,
गीतों, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत कविताओं का संकलन व संपादन किया गया। तो आप खुद देखिए हमने लगभग 5 से 6 प्रश्न इस थ्योरी से याद कर लिए। तो आप देखिए अगर हम ऐसे रोज डेली तैयारी करेंगे तो हम कितने सारे प्रश्न तैयार कर लेंगे। तो आपको ये क्लास डेली लेनी अगर आप चाहते हो, मैंने भी इसी किताब से पीवाईक्यू प्रश्न लगाए थे, तभी मैंने नेट और सेट प्रथम प्रयास में हिंदी साहित्य से क्वालिफाई करा और मैं अब मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी इसी किताब से कर रही हूँ। तो अगर आप मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर या यूपी या अन्य राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी कर रहे हो तो क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगला प्रश्न है मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी मिश्र बंधु विनोद की, तो मैंने आपको वहां पर मिश्र बंधुओं के नाम भी बताए थे कि मिश्र बंधु 3 भाई है, एक गणेश बिहारी है, एक श्याम बिहारी, एक सुखदेव बिहारी है। और मैंने आपको ये बताया था कि इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है। और देखिए हिमाचल प्रदेश में टीजीटी पीजीटी 2016 में यही प्रश्न पूछा गया था। और ये प्रश्न भी जो सेट की एग्जाम हुई थी 2016 में, वहां पे भी प्रश्न पूछा गया है। तो कौन शामिल है? गणेश बिहारी शामिल है ना, श्याम बिहारी शामिल है, सुखदेव बिहारी शामिल है, तो केशव बिहारी मिश्र बंधु वो में शामिल नहीं है ना। ये तीनों भाई थे और तीनों ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद नामक रचना लिखी थी। अब अगला है मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है। तो मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो मिश्र बंधुओं ने अब जो अपनी किताब है मिश्र बंधु विनोद, उसमें उन्होंने हिंदी के प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? गोरखनाथ को माना है। तो मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ है। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ की रचना को पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने गोरखबानी नाम से संपादन किया था। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया था। अब देखिए इस थ्योरी से हमारे लगभग 4 प्रश्न बनते हैं। अब मैं बताती कौन कौन से प्रश्न। पहले तो हमारा एक प्रश्न ये दिया गया है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? गोरखनाथ। गोरखनाथ की रचना के गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? गोरखनाथ को। फिर गोरखनाथ की जो रचना है वह क्या है? गोरखबानी। फिर गोरखनाथ की रचना गोरखबानी के संपादन किसने किया? पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने किया था। और हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? सरहपा को माना गया। तो अब देखिए इस एक ही कॉन्सेप्ट से हमारे 5 प्रश्न यहाँ तैयार हो गए। अब अगला प्रश्न है हमारा 65वां प्रश्न। क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की थी? जो हिंदी साहित्य की जो इतिहास ग्रंथ की जो रचना है वह सबसे पहले किसने करी थी? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, सीसी सेंगर ने, मिश्र बंधु ने या रामचंद्र शुक्ल ने? तो किसने की है? सीसी सेंगर ने हिंदी साहित्य की इतिहास ग्रंथ की रचना करने को सबसे पहले की थी, है ना। तो सीसी सेंगर ने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखने की शुरुआत की थी। अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं कि विकल्प में दिए गए लेखकों में सीसी सेंगर ने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने 1883 ईस्वी में सीसी सरोज नामक इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें लगभग 1000 या 838 भाषा का कवियों का वर्णन है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में लिखा। यह यूजीसी नेट की जो एग्जाम थी, जो मैंने खुद दी थी अभी जून 2025 की, उसमें मेरे पूछा गया था कथन में कि जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का समय क्या है। वहां पर कथन दिए गए थे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य थे। एक कथन दिया गया था कि जो मॉडर्न वर्नाकुलम लिटरेचर है इसका प्रकाशन वर्ष से संबंधित एक कथन दिया गया था। फिर मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखी 1913 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखी। तो आप देखिए हमारे कितने सारे प्रश्न तैयार हो जाते। अब पहले सीसी सेंगर का ग्रंथ क्या है? शिव सिंह सरोज। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1883।
ग्रियर्सन का ग्रंथ क्या है, द मॉडर्न वर्नाकुलर, इसका प्रकाशन 1888 है ना। फिर उसके बाद है मिश्र बंधु की मिश्र बंधु विनोद, तो 1913। और शुक्ल की क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929। आप देखिए इन कथन को हमने, इन्हीं थ्योरी को हमने जो पिछली क्लासों में जो 56 प्रश्न करवाए थे बार बार पढ़े, तो आपको मुंह जबानी ये प्रश्न याद हो गए होंगे। तो हम डेली अगर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो हमें रिवीजन भी नहीं करना होगा, और डेली में अगर आप मेरे साथ तैयारी करोगे तो आपको ये प्रश्न हूबहू मुंह जबानी याद हो जाएंगे, क्योंकि बार बार यही प्रश्न घुमा फिरा के हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब देखिए शिव श्री सरोज को हमने यहाँ पढ़ा है ना। देखो ये थ्योरी यहाँ दी गई है शिव श्री सरोज की, और इसी थ्योरी से यह प्रश्न बन गया है कि शिव श्री सरोज की रचना काल है। तो यह थ्योरी में दिया गया था कि शिव श्री सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है, क्या इसका प्रकाशन वर्ष 1883। ये यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया गया है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1883। तो अगर हम ऐसी डिटेल थ्योरी पढ़ेंगे और उन्हीं थ्योरी से अगर हमारे प्रश्न बने तो आप क्या करके नहीं आ पाओगे, आप आसानी से कर लो, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो और हमारी तैयारी बहुत अच्छी हम सटीक तरीके से कर रहे हैं। तो मिश्र बंधु शिव श्री सेंगर ने शिव श्री सरोज नामक ग्रंथ हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा था। इनका इतिहास काल 1883 ईस्वी है। शिव श्री सरोज एक सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं का उदाहरण दिए गए हैं। प्रश्न नोट क्या दिया गया है, किस प्रश्न का विकल्प त्रुटिपूर्ण है। इसमें शिव श्री सरोज का जो रचना काल है वो 1883 होना चाहिए, लेकिन विकल्प में नहीं दिया गया है, इसलिए 1833 को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन ने माना था, क्योंकि ऑप्शन गलत दिया गया था। इसका सही समय क्या है 1883। अब कितने सारे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि शिव श्री सेंगर ने शिव श्री सरोज की रचना 1883 में करी है ना। यह सहस्त्र भाषा कवियों का संग्रह है, जिसमें जीवन चरित्र कवियों का वर्णन किया गया है ना। और शिव श्री सेंगर ने इसकी रचना की थी। ये KVS TGT 2018 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपने लेखन गद्य की सीमित रखा है। किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने, प्रेमचंद्र या नगेंद्र ने। तो किसने जो अपने रचनाकाल का लेखन सिर्फ गद्य तक ही सीमित रखा है, तो प्रेमचंद्र जी ने रखा है। मुंशी प्रेमचंद ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है, जबकि रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र ने गद्य पद्य दोनों विधा में रचना की है ना। तो जो हमारे रामचंद्र शुक्ल इनका ग्रंथ क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929 में प्रकाशन हुआ था, और इन्होंने जो अपना लेखन किया है उन्हें सिर्फ गद्य तक ही अपनी रचना को सीमित रखा है ना। और जो रामविलास शर्मा है, रामचंद्र ये नगेंद्र है, और सॉरी मैंने थोड़ा गलत बता दिया आपको, जो हमारे प्रेमचंद्र जी है इन्होंने सिर्फ अपने रचना का लेखन सिर्फ गद्य तक ही सीमित रखा है, इन्होंने पद्य पर कोई रचना नहीं की। पर जो रामविलास शर्मा है, रामचंद्र शुक्ल है और नगेंद्र है, उन्होंने गद्य और पद्य दोनों पर रचनाएं की है। मुंशी प्रेमचंद्र अधिकतर लेखक सभी विद्यार्थियों के फेवरेट रहते, क्योंकि इनकी जो इनकी कहानियां हैं, जो इनके उपन्यास है, वो जीवन का एक अलग पहलू हमारे सामने खड़े करते हैं। जैसे गोदान UGC नेट की एग्जाम में लगा हुआ है, सेट की परीक्षा में लगा हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा हुआ है। तो गोदान हमें एक किसान जीवन की एक अलग ही गरिमा हमारे बताता है, होरी जैसे किसान का हमारे सामने चित्रण करता है। वहीं इन्होंने बहुत सारे कहानियां लिखी हैं, उन कहानियों से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। तो मुंशी प्रेमचंद तो मेरे फेवरेट है, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप कौन सा लेखक आपका फेवरेट है ना। आप बताएं कि आप किसी लेखक को ज्यादा पसंद करते हो। अब अगला है हमारा, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था। तो किसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। तो क्या लिखा है हमारी थ्योरी में, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा था। गुलेरी जी की प्रसिद्धि का कारण उनकी कहानी उसने कहा था, है ना। ये ना उसने कहा था, हमारे नेट सेट के सिलेबस में लगी हुई उसने कहा था
आप पढ़ना, बहुत अच्छी कहानी उसने कहा था, है ना। तो ये एक अलग ही प्रेम की परिभाषा हमारे सामने प्रस्तुत करती है ना। तो चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना क्या है, उसने कहा था इसे एक औपनिवेशिक कहानी का माना जाता है। कछुआ धर्म तथा महाऋषि मोहित कुठाई इनके प्रमुख निबंध है। तो एक तो कछुआ धर्म ने ये है ना, इस पर स्टार लगा लो। कछुआ धर्म यूजीसी नेट की एग्जाम में और असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है कि कछुआ धर्म किसकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है कछुआ धर्म। और महाऋषि मोहि कुंठाव प्रमुख निबंध है किनका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। अब अगला कथन क्या दिया गया है हमारा, कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय के कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में लिखा गया है, तो यह प्रकरण 4 में लिखा गया। अब देखिए, यूजीसी नेट जून 2019 की परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए मैं आपको पीवाईक्यू करवा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट पेपर 1 को लेके भी आए थे और पेपर 2 को भी लेके आए थे कि मैडम आप पीवाईक्यू करवाइए, इसलिए मैं लेकर आई ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो आप थ्योरी आप पढ़ ही रहे हो, अगर हम यहाँ पीवाईक्यू की अच्छी तैयारी करेंगे तो हम अच्छे क्वेश्चन पेपर 2 में करके आ जाएंगे, क्योंकि आपके साथ साथ मेरी भी तैयारी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर अच्छी हो रही है, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मेरे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, यह कथन किसका, आचार्य रामचंद्र। एक तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर पूछ लिया गया कि यह कथन किसका है, तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। किस पुस्तक में लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 वाली किताब में लिखा है। इन्होंने उसके प्रकरण 4 में लिखा था, तो है ना, किसने भी लिखा है प्रकरण 4 में। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही समय के कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषाई पुस्तक रचने वाले व्यवहार योग्य समझी जाती। उपयुक्त रामचंद्र शुक्ल का कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के प्रकरण 4 का भी पूछ लिया जाएगा कि यह कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल का है, तो यह आदिकाल का कथन है। किसका है, आदिकाल का हमारा कथन है। तो आप देखिए, हमारी तैयारी अगर हम ऐसे ही थ्योरी पढ़ेंगे, हम ऐसे ही प्रश्न लगाएंगे तो आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाएगी। अब प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल की समय सीमा क्या रखी गई है, 1900 से 9000 से 1350, 1000 से 1350, 1000 से 1350, 1000 से 1700। तो क्या ये कहाँ का पूछा गया है, मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षा भर्ती 2018 ये का ये प्रश्न एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर शायद 2025-24 की जो परीक्षा हुई है उसमें पूछ लिया गया था कि वीरगाथा काल का, शायद वीरगाथा काल का ही पूछ लिया गया था कि शुक्ल ने इसका समय क्या माना है, तो 1000 से 1350 इन्होंने समय माना है। क्या माना है, 1000 से 1350 शुक्ल ने समय माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा 1000 मूल रूप से 913 से, आपको तो बस 1000 से 1350 ही याद रखना है कि 1000 से 1350 माना है। अब शुक्ल के अनुसार काल विभाजन तो आपको शायद वीरगाथा काल या भक्ति काल, मुझे कंफर्म नहीं रहा, इन दोनों में से एक का काल पूछा गया था कि शुक्ल ने वीरगाथा काल का ही पूछा गया था कि वीरगाथा काल का समय क्या माना है। तो वीरगाथा काल का समय 1050 से 1375, भक्ति काल का है 1375 से 1700, रीति काल का है 1700 से 1900, गद्य काल का है 1900 से 1984 शुक्ल ने समय माना है। तब देखिए आपके इसी कॉन्सेप्ट से 4 प्रश्न तैयार हो जाते। अब अगला है, हिंदी शब्द सागर के संपादित ग्रंथ हैं। कौन है इसके हिंदी शब्द सागर के संपादित ग्रंथ, बाबू श्याम सुंदर दास इसके संपादित ग्रंथ के संपादक कार थे। तो ये यूपी पीजीटी है ना, जीआईसी टीजीटी फीमेल वाली परीक्षाओं में पूछा गया है एक ही प्रश्न। तो हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ
श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था। आचार्य शुक्ल द्वारा रचित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। यदि हिंदी वैज्ञानिक कोश पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हम्मीर रासो, परमार रासो, रानी केतकी की कहानी आदि कृतियों का संपादन भी श्याम सुंदर दास ने किया था। तो आप देखिए एक ही थ्योरी से हमारे कितने सारे प्रश्न तैयार हो गए। इसलिए मैंने बोला था कि हम प्रश्न के साथ साथ चारों विकल्पों का भी बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे। तो एक तो आपको याद होना चाहिए कि रामचंद्र शुक्ल का कथन क्या है, ग्रंथ क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब आपको रटा गया होगा क्योंकि इतनी सारी थ्योरी में बार बार यह कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहा है कि 1929 में यह प्रकाशित हुआ था। इसकी भूमिका क्या लिखी गई थी, हिंदी शब्द सागर की भूमिका नाम से ग्रंथ लिखा गया था। और श्याम सुंदर दास ने और किन किन किताबों का संपादन किया है, हिंदी वैज्ञानिक कोश पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हम्मीर रासो, परमार रासो, रानी केतकी की कहानी आदि कृतियों का संपादन हमारे किसने किया है, श्याम सुंदर दास जी ने किया है। अब आप देखिए ये एक ही जो प्रश्न है यह 1, 2, 3, 4 परीक्षा में पूछा गया है। तो क्या ये प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जा सकता है? आसानी से सेट, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो ये हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, अजय प्रसाद द्विवेदी। तो केवीएस, एनवीएस, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट में पूछा गया है, डीएसएसबी टीजीटी में पूछा गया है। तो ये का ये प्रश्न अब आपके नेट में पूछा जा सकता है, सेट में पूछा जाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान, एमपी और यूपी तीनों परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अब हिंदी साहित्य की भूमिका विकल्प क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभी हमने पढ़ा था हजारी प्रसाद द्विवेदी के तीनों ग्रंथ हमने पीवाईक्यू में पढ़ लिए पिछली क्लासों में। तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1904, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास 1952, हिंदी साहित्य का अधिकार 1952। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह तीनों इतिहास ग्रंथ है। कई बार इन इतिहास ग्रंथों से प्रश्न पूछा गया है। यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। 3 विकल्प दे दिया जाएगा और अगला ऑप्शन दे दिया जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हमें पता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है और 1929 में यह प्रकाशित हुआ था। अब अगला है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक का इतिहास 1938, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। फिर है हमारा हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2 1959 और 1960, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ हमारा हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में है, 1959 और 1960। तो आप देखिए हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि 7 प्रश्न इस एक ही क्वेश्चन से हमने याद कर लिए है ना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 73 वाला, इतवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी के रचनाकार कौन है? तब आपको तो ये प्रश्न रटा गया होगा, कितनी बार हमने प्रश्न थ्योरी में यह कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। तो किसका यह हमारे गारसादर तासी जी का कथन है। किसमें लिखा गया है? यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है ना। 2 भागों में इसका प्रकाशन हुआ था। कितनी बार हमने अभी पढ़ लिया है? तो ये देखिए यूजीसी नेट में पूछा गया है और यूपी पीजीटी में प्रश्न पूछा गया है। तो इतवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ की रचना गारसादर तासी ने की थी। गारसादर तासी फ्रेंच विद्वान थे तथा उनका इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में 2 भागों में सन 1847 से प्रकाशित हुआ। इनका तीसरा संस्करण 1971 में प्रकाशित हुआ तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहले प्रयास किसने किया था? गारसादर तासी जी ने किया था। तो आप देख लीजिए हमने लगभग कितने प्रश्न आज किए हमने 57 से प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की थी और 73 पर यानी कि हमने कितने प्रश्न किए आप बताइए। आज 3 तो ये हो गए हमारे प्रश्न इधर और 10 लगभग हमने आज 20 प्रश्न किए हैं ना। 57 ये तो 10 और
लगभग हमने 16 प्रश्न आज की क्लास में किए हैं। अब रुक जाओ, यानी कि 16 से 17 प्रश्न हमने आज की क्लास में लगभग 17 प्रश्न किए हैं। और आप देख लीजिए एक ही प्रश्न से हमने लगभग 6 से 7 प्रश्नों याद कर लिए। तो आप देखिए कि आपके लगभग हमने इस एक ही क्लास से 90 प्रश्न आज की क्लास से हमने याद कर लिए हैं। तो अगर हम ऐसे ही डेली 15 से 20 प्रश्न एक क्लास में करेंगे तो हम डेली 90 से 100 प्रश्न एक दिन में याद कर लेंगे। अगर आप खुद 90 से 100 प्रश्न एक दिन में याद करने बैठोगे तो आप खुद भी याद नहीं कर पाओगे और मुझे पता है मैं भी याद नहीं कर पाऊंगी। तो हम डेली ऐसे साथ में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हूँ और वहां का भी सिलेबस सेम ही है, यूपी का, एमपी का और राजस्थान का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ साथ ही तैयारी करूं, क्योंकि मैं आपको यूजीसी नेट और सेट की तैयारी करवा रही हूं और हिंदी साहित्य का इतिहास हम सभी विद्यार्थियों को पढ़ना है। तो आपको पता है कि ग्रुप स्टडी से तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो अगर हम डेली ऐसे ग्रुप स्टडी करेंगे, डेली प्रश्नों को पढ़ेंगे, डेली उनका विश्लेषण करेंगे और अच्छे से आराम से डेली से 10 से 15 से प्रश्न हम डेली याद करेंगे, तो आप देखिए उसी कॉन्सेप्ट से हम 100 प्रश्न याद कर लेंगे। और आप सोचिए कि एक दिन में अगर हम 100 प्रश्न भी याद करते हैं तो 30 दिन में हम 100 यानी कि 3000 प्रश्न हम याद कर लेंगे। तो आप खुद देख लीजिए कि 3000 प्रश्न किसे बोलते हैं, आपके पास कितना सारा कंटेंट एक साथ इकट्ठा हो जाएगा और आप कितने सारे कॉन्सेप्ट याद कर लोगे। अब हिंदी साहित्य का इतिहास से कहीं से भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा ग्रंथों से, पहला ग्रंथ कौन सा, किस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या हुआ, किस काल को क्या नाम दिया गया, किन किन विद्वानों ने किन किन कालों को क्या क्या नाम दिया, क्या समय माना, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को लेकर गारसादा तासी का या शिव सिंह सेंगर का, मिश्र बंधुओं का। तो हमने इन्हीं को बार बार घुमा फिरा कर प्रश्न, थ्योरी ऑप्शन, प्रश्न थ्योरी ऑप्शन ऐसे पढ़ाए, तो हमने आसानी से बहुत सारे प्रश्न आज याद कर लिए। तो क्लास आपकी डेली चलेगी अब चैनल पर, क्योंकि मैं पेपर 1 भी पढ़ा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य के विद्यार्थी दोनों मुझसे पढ़े और आप अच्छे नंबरों के साथ नेट और सेट क्वालिफाई करो और फिर आप मेरे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करो, है ना। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी आप बताइए। अगर आपको कोई डाउट भी रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन भी, क्योंकि मैम ने भी पढ़ पे नया यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू करा है, मैं भी सीख रही हूँ। अगर आपका कोई सजेशन होगा, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं जरूर उसे अपने कंटेंट में सुधार करूंगी और अपने वीडियो में सुधार करूंगी, है ना। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। जिन विद्यार्थियों ने 3 क्लासें नहीं देखी उसमें मैंने 56 क्वेश्चन करवा दिए थे, आज हमने 73 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब कल आगे और प्रश्न पढ़ेंगे, तो हमारी तैयारी इसी चलती रहेगी। बस आपको डेली पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। थ्योरी आप पढ़ ही रहे, क्योंकि थ्योरी संभव नहीं है यूट्यूब पे पढ़ाना मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास कंटेंट पर बहुत बड़ा सिलेबस, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं थ्योरी के रूप में आपको पढ़ाऊं। अब मैं क्या करूंगी, थ्योरी के क्वेश्चन में करवा रही हूँ, फिर जो नेट सेट के विद्यार्थियों की जो टेक्स्ट रचनाएं लगी हुई है, कहानी, नाटक, उपन्यास, है ना, और निबंध, मैं इनकी आपके सटीक कॉन्सेप्ट वाइज क्लासें लेकर आने वाली। सभी रचनाएं, सभी कहानी लेखकों की पात्र, है ना, और उनके प्रकाशन वर्ष, इनकी क्लासें भी जल्दी में लेकर आने वाली हूँ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना ज्यादा होगा मैं नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए मेरी तरह करूंगी, क्योंकि आपको पता है कि कोर्स बहुत महंगा आता है और मैंने जो असुविधाएं यूट्यूब पर देखी, मैं चाहती हूँ कि आपको वो असुविधाएं फेस ना करनी पड़े और मैं अच्छे से आपको फ्री में जितना ज्यादा हो हिंदी साहित्य का कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। तो अब आपको बताना मुझे कि आपको क्लास कैसी लगी और आप प्लीज वीडियो को लाइक करना, है ना। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप वीडियो को लाइक करो और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करो, ताकि मुझे और पढ़ाने में मोटिवेशन मिले। हम मिलेंगे हम अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे।